20 अगस्त 2013 राजस्थान के जोधपुर में आईपीएस अजय लांबा, जो उस इलाके के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो अपने कैबिन में है। लंच का समय है और तभी उनका पर्सनल असिस्टेंट उनको बोलता है कि दिल्ली से स्टार न्यूज का रिपोर्टर फोन पर उनका इंतजार कर रहा है। अजय लांबा फोन उठाते हैं और रिपोर्टर उनको एक बात बोलता है जिससे वो शॉक हो जाते हैं। गुड इवनिंग सर, मैं आसाराम बापू के खिलाफ जोधपुर में दर्ज एफआईआर से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। जी बताइए। एफआईआर में कथित रूप से आसाराम बापू ने एक माइनर लड़की के साथ किया है। अजय लांबा जानते हैं कि आसाराम बापू कितने बड़े और पावरफुल आदमी हैं। कई पॉलिटिशियंस अपना सर झुकाते हैं उनके सामने, पर उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी के केस में। वो रिपोर्टर को बोलते कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और फोन काट देते हैं। तभी वो अपना फोन देखते हैं और उधर एक मिस्ड कॉल है। किसका मिस्ड कॉल? सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी। अजय लांबा तुरंत डीसीपी को कॉल करते हैं और डीसीपी वही शॉकिंग खबर उनको कंफर्म करते हैं कि कुछ घंटे पहले एक 16 साल की लड़की ने ये रिपोर्ट दर्ज करी कि 15 अगस्त 2013 की रात को आसाराम बापू ने उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया था। तो एक आदमी जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं और जिसके सामने पॉलिटिशियन भी सर झुकाते हैं, वो इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? जानते हैं क्रेजी कहानी आसाराम बापू की। सिंध नदी के पास एक बिरानी गांव में, जो अभी पाकिस्तान में है, अप्रैल 1941 में उधर एक लड़का पैदा होता है, आसुमल सिरुमलानी। ये परिवार सिंधी समाज में बनिया कास्ट का है और बहुत अमीर खानदान है। बचपन से ही आसुमल की माँ अपने लड़के को धर्म के बारे में सिखाती है। उनको ठाकुर जी यानी कि भगवान कृष्ण के सामने बिठाती हैं और बोलती कि बेटा, तुम्हें इनकी पूजा करनी है, पर अगर तुम ये ढंग से करोगे तो वो तुम्हें प्रसाद देंगे। आसुमल अपनी माँ की इन सारी बातों को मानते हैं। हर दिन वो सुबह जल्द उठकर ठाकुर जी की पूजा करते हैं। पर 6 साल बाद इस परिवार और करोड़ों लोगों की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। पार्टीशन की वजह से आसुमल के परिवार को अपनी पाकिस्तान में अपनी जायदाद छोड़नी पड़ती है और वो भारत आते हैं अहमदाबाद में। ये परिवार जो पाकिस्तान में बहुत अमीर था, अब अहमदाबाद में गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ समय बाद आसुमल के पिताजी सबसे पहले लकड़ी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर मसालों का, जिसकी वजह से परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। 7 साल की उम्र में आसुमल अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए अहमदाबाद के जय हिंद स्कूल में जाते हैं। उनकी ऑफिशियल बायोग्राफी में लिखा गया है कि उनकी मेमोरी इतनी तेज है कि वो किसी भी कविता, गाने या फिर पाठ को एग्जैक्टली रटा रटाया टीचर को बता सकते हैं। आसुमल 3rd क्लास में पहुंचते ही हैं, फिर परिवार में एक और ट्रेजेडी आ जाती है। उनकी उम्र बस 10 साल होती है और उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। पिताजी के जाने के बाद आसुमल को परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और स्कूल छोड़ना पड़ता है। इसके बाद 2 वर्जन है इस कहानी के। पहला वर्जन कहता है कि आसुमल अजमेर जाते हैं और उधर वो टोंगा चलाते हैं रेलवे स्टेशन से अजमेर शरीफ के दरगाह तक। दूसरा वर्जन जो उनकी बायोग्राफी में है, वो कहता है कि आसुमल गुजरात के सिद्धापुर में अपने रिलेटिव की दुकान में काम करने लग जाते हैं और अपनी मेहनत और लगन की वजह से वो अपने मालिक का भरोसा जीत जाते हैं। पर दुकान में काम करने के बावजूद वो धर्म के प्रति बहुत ही कमिटेड है। इस कमिटमेंट की वजह से ही कई लोग उनके पास आते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उनका परिवार उनकी शादी की प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। पर आसुमल कहते हैं कि मुझे तो साधु संत के रास्ते जाना है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। इसीलिए अपनी शादी के बस 8 दिन पहले वो बिना बताए अपने घर से भाग जाते हैं। उनका परिवार उनको हर जगह ढूंढता है और इवेंचुअली वो गुजरात के भरूच शहर के एक आश्रम में मिलते हैं। पूरा परिवार उनके सामने हाथ जोड़ता है कि तुम्हारी सगाई पक्की हो गई है, अगर हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे सम्मान का क्या होगा, कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। आसुमल फिर मान ही जाते हैं कि वो लक्ष्मी देवी से शादी करें। अब अगले कुछ सालों में ऐसी कई चीजें होती हैं जो आसाराम बापू की बायोग्राफी में नहीं है पर इस किताब में है। जैसे आसुमल कई छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। 1959 में तो आसुमल के खिलाफ एक मर्डर केस भी दर्ज होता है, पर क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं है इसलिए इस केस में ज्यादा कुछ होता नहीं है। पर ये सारी चीजें आपको उनकी बायोग्राफी में नहीं मिलेंगी। जबकि बायोग्राफी क्या कहती है
कि आसुमल का बस एक ही चीज पर ध्यान है, स्पिरिचुअलिटी पर। अपनी शादी के बावजूद आसुमल एक सन्यासी ही बनना चाहते हैं। इसे 23 फरवरी 1964 को 23 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, अपनी बीवी को पीछे छोड़कर। एक जगह से दूसरी जगह भटक कर वो इवेंचुअली केदारनाथ पहुंचते हैं, जहाँ कई साधु संत उनको विद्या और आशीर्वाद देते हैं। फिर वो वृंदावन जाते हैं और वृंदावन के बाद नैनीताल। उधर वो मिलते लीलाशाही महाराज से, जो एक नामी संत है हमारे देश में। महाराज जी आसुमल को अपना शिष्य मान लेते हैं और उनको आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाते हैं। महाराज जी आसुमल को बोलते हैं कि अब तुम घर जाओ और उधर से ध्यान करो। इसलिए आसुमल वापस अहमदाबाद आते हैं और नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है मोटी कोरल, और उधर से वो अपना ध्यान स्टार्ट करते हैं। अब उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि इधर उनके साथ होती है मिस्टिकल हैपनिंग्स। 40 दिन तक वो इतना ध्यान करते हैं कि इस रास्ते के एक गहरे हिस्से में वो पहुंच गए। कुछ दिन बाद उनकी माँ और बीवी उनको घर लेने आती हैं। आसुमल घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अहमदाबाद के लिए एक ट्रेन बोर्ड करते हैं अपनी माँ और पत्नी के साथ। पर जैसी ट्रेन चलने लगती है वो छलांग लगाते हैं एकदम से और दूसरी ट्रेन में चले जाते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि मुंबई की तरफ जा रही है। अब आसुमल की जिंदगी छोड़ो, अगले 1 मिनट के लिए अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास 24,000 रुपए हो और 5,000 रुपए जल जाए तो बुरा लगेगा ना? उसी हिसाब से आपके दिन में 24 घंटे होते हैं, पर अगर 5 घंटे आप रील्स देखते हुए निकालोगे तो बुरा नहीं लगता? यार रील्स तो कभी खत्म नहीं होने वाली, पर साल के 2.5 महीने बस रील्स देखकर ही निकालोगे क्या? उल्टा काम के वीडियोस देख लो। और अगर नहीं पता कि काम के वीडियोस देखने का है तो मैं आपको एक ऐप रेकमेंड कर रहा हूँ, सीखो ऐप, जिनको कई IITians ने बनाया। इस पर वीडियोस आती हैं, पर फालतू रील्स नहीं, बल्कि ऐसे वीडियोस जिससे आप कुछ सीख सको। जैसे सीखना हो कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, अपना बिजनेस कैसे बनाते हैं, या फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसी चीजें अपडेट कैसे करते हैं किसी सरकारी काम के लिए, वो आप इस ऐप पर सीख सकते हो। मैंने भी एक शो लॉन्च किया है सीखो ऐप पर, जहाँ मैं प्रोडक्टिविटी टिप्स देता हूँ जो मैं अपनी जिंदगी में फॉलो करता हूँ। और इस शो का पहला एपिसोड लॉन्च हो चुका है, जहाँ मैं बताता हूँ कि आप अपना फोकस कैसे इंक्रीज कर सकते हो। और सीखो ऐप का ट्रायल आप बस ₹1 में ले सकते हो, जहाँ 10,000 से ज्यादा वीडियोस हैं जिनसे आप सीख सकते हो। और मेरा एपिसोड हर हफ्ते आने वाला है उधर, तो डाउनलोड करो सीखो ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आते हैं वीडियो पर वापस। उधर वो मुंबई से 75 किलोमीटर दूर ब्रजेश्वरी मंदिर जाते हैं, जहाँ उनके गुरु लीलाशाह जी महाराज हैं। इधर वो और ध्यान करते हैं और आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन अटेन कर लेते हैं, जिसके बाद महाराज जी उनका नाम बदल कर रखते हैं संत श्री आसाराम जी महाराज। अब आसाराम फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो अहमदाबाद अपने घर जाएंगे अपनी माँ के पास। पर बसंत रावत जो अहमदाबाद में एक जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आसाराम ने मंदिर इसलिए छोड़ा क्योंकि लीलाशाह ने उनको अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया था। तो इस कहानी के 2 वर्जन्स है, पर हमें ये जरूर पता है कि 8 जुलाई 1971 को आसाराम अहमदाबाद पहुंचते हैं और उधर वो मानो एक छोटे से झोपड़े में एक मोक्ष कुटीर बनाते हैं, जहां वो आसपास के लोगों को ज्ञान देते हैं और आयुर्वेदिक दवाई भी। इधर से आसाराम अपना बेस सेटअप करते हैं और लोगों को धर्म के बारे में सिखाते हैं। तो आसाराम का मिशन जो एक छोटे से झोपड़ी में सेटअप हुआ था अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और इसकी 3 वजह है। पहली चीज है कि आसाराम के आश्रम उन लोगों को फ्री खाना और दूसरी फैसिलिटीज देते हैं जो उनका पाठ सुनने के लिए आते हैं। फिर आसाराम कास्ट या फिर कम्युनिटी के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करते, इसीलिए वो स्पेशली पॉपुलर हो जाते हैं गुजरात के पिछड़े हुए समाज के लोगों के बीच। और लास्टली अच्युत याग्निक अहमदाबाद में एक सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि इसी समय गुजराती मिडिल क्लास के बीच धर्म की भावना जाग रही है। इस समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पॉपुलर हो रही है और उनके साथ आरएसएस का संगठन एक यूनिफाइड हिंदू आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है। इसी के साथ साथ राम जन्मभूमि की मूवमेंट भी बढ़ रही है और इन्हीं सब चीजों का फायदा मिलता है आसाराम बापू को। अगले कुछ सालों के दौरान आसाराम बापू कम से कम 400 आश्रम खोलते हैं भारत और भारत के बाहर। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि मानो हर पार्टी के पॉलिटिशियंस उनका आशीर्वाद चाहते हैं। इनमें से कई आश्रम में गुरुकुल हैं जहां बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। आसाराम के इस बड़े एम्पायर के पीछे गुजरात सरकार का भी हाथ है। कांग्रेस रूल के दौरान
1981 और 1992 में सरकार ने उनको करीब 14,000 स्क्वायर मीटर की जमीन दी। 1993 में तो आसाराम बापू ने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिविजन्स में। अब आसाराम बापू को तो अब लग रहा है कि वो एकदम टॉप पर है, पैसा है, नाम है, शोहरत है और देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी अपना सर झुका रहे हैं। पर इसी समय उनको एक झटका लगता है। 1997 में एक 20 साल की लड़की ने आसाराम के खिलाफ एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज किया। इसकी खबर आपको एक बस छोटे से गुजराती लोकल न्यूज़पेपर में मिलेगी। उसके बाद हुआ क्या हमें पता नहीं। हमें ये जरूर पता है कि आसाराम की पकड़ अपने पॉलिटिशियंस पर बहुत मजबूत है। जैसे बाय इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी भी आसाराम के प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। इष्ट देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय। और नरेंद्र मोदी कोई अकेले पॉलिटिशियन नहीं है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी या कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह, ये सारे नेता उसके प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, जिससे आपको पता चलता होगा कि इस आदमी की कितनी पकड़ है। पर बुरी खबर स्टार्ट होती है आसाराम के लिए 2008 से। 2008 में एक 9 साल का लड़का अपने पिताजी के साथ अहमदाबाद में आसाराम के मोटेरा आश्रम में आता है। उधर उनको एक वॉलंटियर मिलता है और वो पिताजी को बोलता है कि क्यों ना आप अपने बेटे को हमारे गुरुकुल में एडमिशन दिलाओ। वो डिसाइड करते हैं कि ये तो अच्छी बात है। वो अपने बेटे को ही नहीं पर वो अपने भाई के बेटे को भी एडमिशन दिला देता है। उस महीने दोनों भाई अपने लड़कों को मिलने कई बार जाते हैं, ये देखने कि सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर नहीं। 3 जुलाई 2008 को दोनों भाई वापस जाते हैं अपने बच्चों से मिलने। वो मिलते हैं और फिर दोपहर के 2:30 बजे अपने घर वापस आ जाते हैं। पर रात के 9 बजे आश्रम के एडमिनिस्ट्रेशन से उनको एक कॉल आता है कि क्या बच्चे घर वापस आए हैं। वो बोलता है नहीं, बच्चे तो घर में नहीं है, आप क्यों कॉल कर रहे हो। आश्रम का एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है क्योंकि बच्चे आश्रम में है ही नहीं, बच्चे लापता हो गए। अगले दिन तुरंत दोनों भाई पुलिस स्टेशन जाते हैं एक कंप्लेंट दर्ज करने। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं उनको दिखता है कि पुलिस स्टेशन में तो आश्रम के 2 ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। ये दोनों ऑफिशियल्स पुलिस से बात करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ही दोनों भाइयों को परमिशन मिलती है पुलिस स्टेशन में घुसने की। दोनों भाई पुलिस को कंप्लेंट दर्ज करने के लिए बोलते हैं, पर पुलिस उल्टा उन पर गुस्सा करने लग जाती है और कंप्लेंट फाइल करने से मना कर देती है। जबकि आसाराम दोनों भाइयों को एक मैसेज भेजता है कि तुम रोड पार करो, 7 ईंटें उठाओ और अपने बच्चों के कपड़ों के साथ गर्म पानी में रख दो। फिर इन कपड़ों को लो, उल्टा करो और बच्चों के रूम में टंगा दो सूखने के लिए। आसाराम उनको वादा करता है कि 4 घंटों के अंदर बच्चे वापस आ जाएंगे। फिर क्या होता है, वो वेट करते हैं पर कुछ नहीं होता। रात के 9 बजे दोनों भाई फाइनली एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा पाते हैं। अगले दिन आश्रम को खबर मिलती है कि पास की नदी में 2 बॉडीज मिली। ये डेड बॉडीज उन 2 लड़कों की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि उनकी बॉडी में कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, पर इस किताब में लिखा है कि दोनों बॉडीज बहुत बुरी हालत में है। इतनी घटिया डिटेल्स है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब पहले पुलिस कुछ करती नहीं है, पर इवेंचुअली वो एक 14 साल के लड़के को अरेस्ट करती है। वो ये कहते हैं कि ये बच्चा गुरुकुल के रूल्स से तंग आ गया था और उसको बंद करना चाहता था, इसीलिए उसने ये मर्डर करा। बच्चों की फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है पर एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है। अगस्त 2008 में चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक कमीशन क्रिएट करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के लिए और 5 साल बाद ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसकी डिटेल्स 2019 में पब्लिक करी जाती हैं। ये रिपोर्ट आसाराम के आश्रम पर कोई दोष नहीं डालती और उनको क्लीन चिट देती है। पर आसाराम बापू के करोड़ों के एम्पायर को झटका तभी लगता है जब आईपीएस लांबा को एक कॉल आता है। गुड इवनिंग सर, मैं आसाराम बापू के खिलाफ जोधपुर में दर्ज एफआईआर से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। जी बताइए। एफआईआर में कथित रूप से आसाराम बापू ने एक माइनर लड़की के साथ किया है। डीसीपी कहते हैं कि एफआईआर आईपीसी की कई सेक्शंस के तहत रजिस्टर हुई है और पॉक्सो की एक्ट भी लगी है, एक ऐसा कानून जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाता है। वो कहते हैं कि ये इंसिडेंट जोधपुर के पास एक गांव मनाई में हुआ है। डीसीपी अजय को कहते हैं कि क्योंकि ये इंसिडेंट जोधपुर में हुआ है, इसलिए जोधपुर पुलिस को इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और विक्टिम और उनका परिवार जोधपुर आपके पास आने वाला है। जब अजय लांबा केस की डिटेल्स पढ़ते हैं
उनको पता चलता है कि ये इंसिडेंट एक गांव की एक छोटी सी कुटिया में हुआ है जो आसाराम बापू के एक बड़े फार्म हाउस के पास है। अजय लांबा कहते हैं कि जब उन्होंने कुटिया का शब्द सुना तो उनको लगा कि छोटी सी झोपड़पट्टी होगी, स्पेशली क्योंकि आसाराम बापू ने तो लग्जरी की चीजें त्याग दी है क्योंकि वो एक साधु संत है। पर जब वो जगह गए उनको पता चला कि एक छोटी सी कुटिया नहीं है बल्कि ये 2 बेडरूम का बंगलो है जो बहुत महंगे व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। बड़ा सा किचन है, मॉडर्न बाथरूम है, स्प्लिट एसी है और डबल बेड है महंगी मैट्रेस के साथ। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं विक्टिम और उनके माता पिता उधर मौजूद है और विक्टिम की स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। 16 साल की लड़की बताती है कि वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है। लड़की के पिताजी का एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और वो कई सालों से आसाराम बापू के भक्त हैं। पिताजी ने तो एक लोन भी लिया आसाराम बापू के नाम पर एक आश्रम बनाने के लिए और वो बच्ची और उसका छोटा भाई आसाराम के गुरुकुल ही जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है और अगस्त के महीने में लड़की बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसने अपने हॉस्टल वार्डन को बताया इसके बारे में। वार्डन जिसका नाम शिल्पी है वो कहती कि अभी तुम आराम करो, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगले दिन उस लड़की को गुरुकुल के ऑफिस बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर एक आत्मा आ गई है और बस बापू ही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। उसके माता पिता को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि तुम उसको तुरंत बापू के पास ले जाओ। 2 दिन बाद वो तीनों जोधपुर आते हैं। वो कहती है कि उधर वो बापू को देखते हैं जो 150 लोगों के साथ अपना सत्संग कर रहे हैं। जैसे ही सत्संग खत्म होता है वो तीनों को बुलाते हैं उनसे बात करने के लिए। वो लड़की की आंखों में देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर मुझे एक शैतान दिख रहा है और मैं इस शैतान को बाहर निकालूंगा। तीनों को आसाराम बापू बोलते हैं कि अभी तुम जाओ और आराम करो, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। अभी समय है रात के 10 बजे। लड़की और उसके परिवार को बुलाया जाता है। आसाराम बापू लड़की से पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो। लड़की कहती है मैं सीए बनना चाहती हूँ। आसाराम बापू कहते हैं कि सीए बनकर क्या करोगी, वो तो सब अभी मेरे पैर पड़ते हैं। अगले दिन रात के 10 बजे बापू उन तीनों को अपनी कुटिया में बुलाते हैं पर माता पिता को बोलते हैं कि तुम कुटिया के मेन गेट पर जाओ और उधर बैठकर मंत्र जपो और तब तक मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूंगा। आसाराम बापू बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वो अपने बावर्ची को बोलते हैं कि मेरे लिए दूध लेकर आओ और उस लड़की को मेरे कमरे में लेकर आ जाओ। जैसी लड़की कमरे के अंदर आती है वो देखती है कि लाइटें बंद है। आसाराम बेड पर लेटे हुए हैं और वो लड़की को बोलते हैं कि मेरे पास बैठो। लड़की कांपने लगती है और इसी चीज को देखकर आसाराम उनको बोलते हैं कि मैं कुछ मंत्र पाठ पढ़ूंगा जिससे तुम्हारे अंदर शैतान चले जाएगा। पुलिस को अपनी स्टेटमेंट में वो लड़की कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में किसी भी आदमी के साथ अकेली नहीं रही हूँ एक कमरे में, पर उस वक्त मैंने अपने आप को बोला ये मेरे गुरु हैं, भगवान है, मसीहा हैं। फिर आसाराम उस लड़की को करवाने में मजबूर करता है और क्या कहता है, बाहर जाओ और किसी को कुछ नहीं बोलना, अगर कुछ बोला तो मैं तुम्हारे भाई और परिवार को मार डालूंगा। लड़की फिर अपने कपड़े पहनती है और कुटिया से बाहर चली जाती है बिना कुछ बोले। अगले दिन पूरा परिवार अपने घर जाता है पर लड़की के पास हिम्मत नहीं है किसी को बताने के लिए कि हुआ क्या। पर 1-2 दिन बाद वो अपने मन के अंदर ये बात रख नहीं सकती, इससे वो अपनी माँ को बता देती है। उसके पेरेंट्स एकदम शॉक में हैं। वो कहते हैं कि हम इमीडिएटली आसाराम के पास जाएंगे, पर आसाराम दिल्ली में है, इससे वो राजस्थान से तुरंत दिल्ली के लिए निकलते हैं। जैसे वो आश्रम पहुंचते हैं आसाराम का स्टाफ उनको अंदर आने ही नहीं देता, इसीलिए पूरा परिवार डिसाइड करता है कि वो एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करेंगे। पास में है कमला मार्केट का पुलिस स्टेशन, वो उसी रात उधर जाते हैं और कंप्लेंट दर्ज करते हैं। लड़की को फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेकर जाया जाता है जहां एक फीमेल ऑफिसर आईपीएस अजय लांबा को बोलती है कि तो हुआ है सर। Delhi police team is now on its way to Jodhpur now to probe charges against Asaram. The self-styled godman, in fact, has been accused of. अब जैसे ही ये एफआईआर की खबर पब्लिक होती है, आसाराम बापू के फॉलोअर्स बवाल मचा देते हैं। जैसे 24 अगस्त को हजारों लोग एक धरना स्टार्ट कर देते हैं दिल्ली के जंतर मंतर में। आसाराम के बेटे तो ये तक बोलते हैं कि जो विक्टिम है वो मेंटली अनस्टेबल है। वो अपने सपोर्टर्स को राजकोट में बोलते हैं कि वो नहाने के लिए 2.5 घंटे लगाती थी और ब्रेक के लिए भी 45 मिनट लेती थी। वो मेंटली अनस्टेबल है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लड़की के पेरेंट्स
उसको बापू के पास लेकर आए, जबकि जोधपुर पुलिस इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए सबूत इकट्ठा करने लग जाती है आसाराम बापू के खिलाफ। सिविलियन कपड़े पहने हुए वो डिफरेंट टीम्स को तैयार करते हैं और आसाराम बापू के इलाकों में भेजते हैं, और जो उनको पता चलता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद भी आसाराम बापू खुल्लम खुल्ला देश में ट्रैवल करते हैं, आश्रम्स में जाते हैं और अपने फॉलोअर्स से मिलते हैं। ये मैं टोंट मार रहा हूँ आपको। आईपीएस अजय लांबा कहते हैं कि उनके एक्शंस ने दिखाया कि उनको किसी चीज का भी डर नहीं था। एक 2 ऑफिसर्स की टीम सिविलियन कपड़ों में उस गुरुकुल पहुंचती है जहां विक्टिम पढ़ती थी, और उनको पता चलता है कि आसाराम को सेक्स एडिक्शन थी। हर रात वो एक नई मैच्योर लड़की की मांग करता था, और इस चीज में उसके आश्रम की मैनेजमेंट टीम भी इन्वॉल्व थी। जैसे विक्टिम के गुरुकुल में वार्डन थी शिल्पी, और वो और प्रकाश जो आसाराम का बावर्ची है, वो लगातार यंग और अट्रैक्टिव लड़कियों को ढूंढते आसाराम के लिए। पुलिस को ये भी पता चलता है कि आसाराम के गुरुकुल में ऐसी कई लड़कियां हैं जो पढ़ाई के सीजन के वक्त गुरुकुल छोड़ देती हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट पहले। जब पुलिस उनकी तलाश करने की कोशिश करती है और उनकी फैमिली से मिलती है, उनको पता चलता है कि लड़कियों की फैमिली बात करने से मना कर देती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि आसाराम ने लड़कियों को ब्रेन वॉश किया था कि वो उनके लिए भगवान है और उसने उनको स्पेशली चुना है। फिर उनको बताया जाता है कि वो बीमार है और बस एक ही आदमी उनको ठीक कर सकता है, आसाराम बापू। इनमें से कई लड़कियां बहुत गरीब खानदान से हैं, और या तो उनको पैसे दिए जाते चुप रहने के लिए, या फिर उनको धमकी दी जाती है। इसी धमकी की वजह से कई पेरेंट्स कोई लीगल कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करते। ये सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जोधपुर पुलिस आसाराम को एक नोटिस भेजती है कि उसको 29 अगस्त तक पुलिस स्टेशन आना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। डेट आ जाती है पर आसाराम पुलिस स्टेशन नहीं आता, जिसके बाद जोधपुर पुलिस एक प्लान डिसाइड करते हैं आसाराम को अरेस्ट करने का। अब ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि आसाराम हर टाइम हजारों फॉलोअर्स से घिरा हुआ है जो उसको भगवान मानते हैं। इसीलिए 5 टॉप ऑफिसर्स की टीम बनाई जाती है जिनको इंदौर के आश्रम भेजा जाता है जहाँ आसाराम है। इस टीम के साथ 10 कमांडोज हैं हथियारों के साथ। पर जब तक जोधपुर और इंदौर की पुलिस उस आश्रम तक पहुंचती है, आसाराम उधर से गायब हो जाता है। जिसके बाद सारी पुलिस टीम्स देश के मेजर शहरों में हाई अलर्ट पर कर दी जाती हैं, पर उनमें से कोई भी आसाराम को ढूंढ नहीं पाता। फिर 30 अगस्त को जोधपुर पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जहां वो ये ऐलान करते हैं कि आसाराम भाग चुका है और अब उनको उसको अरेस्ट करना ही होगा। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, उनको भोपाल एयरपोर्ट से कॉल आता है कि आसाराम भोपाल एयरपोर्ट में है। आसाराम की तस्वीर शुक्रवार शाम 6 बजे की है। बाबा भोपाल एयरपोर्ट पर दूसरी बार दिखे। वो कार से उतरते हुए तेजी से एयरपोर्ट के अंदर चले गए। पर आसाराम भोपाल एयरपोर्ट से अपने इंदौर के आश्रम तक भागने की कोशिश करता है, पर उसको पता नहीं कि कई पुलिस ऑफिसर्स सिविलियन क्लोथ्स में उसके इंदौर के आश्रम में तैनात है। और एक ऑफिसर देखता है कि आसाराम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। आसाराम जी, बहुत मुश्किल घड़ी है। लुकआउट नोटिस जारी हो गया, समन्स भी आपको आज जाके जोधपुर पुलिस ने जारी कर दिए हैं। बहुत ही विकट स्थिति है। इससे भी बड़े बड़े आरोप आए 4.5 साल तक, लेकिन वो टिके नहीं। क्या आप भी इसके पीछे राजनीतिक साजिश देखते हैं? नहीं, राजनीतिक साजिश भी है और भी साजिश है, बड़ा पुराना सिलसिला चल रहा है और मैं साजिशकर्ताओं का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरी नजर में सबका मंगल सबका भला। फिर जोधपुर की पुलिस फाइनली आश्रम में पहुंचती है और जब वो उसको अप्रोच करती है, वो कहता है, तुमको पता है मैं कौन हूं? तुमको पता है कि इस देश में मेरे कितने भक्त हैं? तुमको पता है कि कितने राजनीति के लोगों के सर पर मेरे हाथ हैं? पुलिस के साथ उसके बाद घंटों तक चलती है और फाइनली आसाराम कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ जोधपुर जाऊंगा, पर अभी नहीं, क्योंकि रात के 12 बज गए, अगले सुबह हम चलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक प्लान चल रहा है। फिर वो अपने बेटी की तरफ देखता है और उसको लगता है कि पुलिस टीम में कोई सिंधी बोल नहीं सकता। इसी वजह से वो बेटे को बोलता है कि रात में जितने फॉलोअर्स इकट्ठे कर सकते हो करो, जिससे तुम आश्रम के सारे एग्जिट ब्लॉक कर दो। पर ये चीज काम नहीं करती क्योंकि पुलिस टीम में एक ऑफिसर सिंधी समझता है और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उसी रात वो आसाराम को जोधपुर लेकर जाएंगे।
फिर आसाराम चिल्लाने लग जाता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है, नारायण इनको रोको, भक्तों देखो ये तुम्हारे बाबा को पकड़कर ले जा रहे हैं, सब इनको रोको। पर पुलिस की टीम किसी तरह उन सारे फॉलोअर्स से बचकर आसाराम को अपनी गाड़ी में डाल देते हैं। पर अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो मेन रोड तक पहुंचते हैं, कई फॉलोअर्स उनका पीछा करने लग जाते हैं। फिर वो किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचते हैं, पर उनको पता चलता है कि इंदौर से जोधपुर कोई डायरेक्ट फ्लाइट है ही नहीं, तो उनको इंदौर से दिल्ली और फिर दिल्ली से जोधपुर जाना होगा। पर जैसे ही ये टीम आसाराम के साथ इंदौर से दिल्ली पहुंचती है और फिर दिल्ली से जोधपुर की कनेक्टिंग फ्लाइट लेती है, उनको ये पता चलता है in which Asaram, the tainted self-styled godman, is being taken to Jodhpur. He is right now on the flight, and his supporters, again, as you see, they are used to misbehaving with the media. आसाराम के 50 से ज्यादा फॉलोअर्स ने वही फ्लाइट बुक कर ली थी जिससे पुलिस उनको जोधपुर ले जा रही थी। और जैसी फ्लाइट उड़ती है, वो आसाराम के सपोर्ट में चिल्लाने लग जाते हैं। 1 घंटे बाद फाइनली पुलिस जोधपुर में लैंड करती है आसाराम के साथ। पर अब पुलिस को रियलाइज हो गया कि आसाराम के सपोर्टर्स क्या कर सकते हैं, इसलिए वो उसको पुलिस स्टेशन ही ले जाते बल्कि एक गेस्ट हाउस ले जाते। उधर आसाराम को 24 घंटे 2 पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं, जबकि एक सेपरेट पुलिस फोर्स बाहर तैनात करी जाती है। ये देखकर कि अब वो हर जगह से घिरा हुआ है, आसाराम हर बढ़ाने लगता है। डीसीपी अजय लांबा उससे पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया। आसाराम कहता है, गलती कर दी मैंने। फिर वो पुलिस को पूरी जानकारी देता है और जो भी उसने जानकारी दी वो सारी डिटेल्स मैच करती हैं उस एफआईआर से जो विक्टिम ने दर्ज करी थी। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है पोटेंसी प्रूव करने के लिए, ये देखने के लिए कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो भी सकता है या नहीं, और ये प्रूव हो जाता है। इसके बाद उसको कस्टडी में भेज दिया जाता है। बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। उसकी अरेस्ट के बाद भी अब पुलिस चैन से नहीं जी सकती, क्योंकि उनको कई धमकियां मिलती हैं सपोर्टर्स से और पॉलिटिशियंस से। अजय लांबा बोलते हैं कि उनको कई कॉल्स है पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से। भला क्यों? वो बोलते कि पहले तो सब फोन पर बोलते कि मैं बस केस की डिटेल जानना चाहता हूँ, पर बाद में बोलते कि इस केस में ना थोड़ा आराम से काम करना। पुलिस टीम को रिश्वत भी दी जाती है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर को आसाराम के सपोर्टर्स एक ऑफर देते हैं कि हम तुम्हें मालिक बना देंगे राजस्थान में आसाराम की कई प्रॉपर्टीज और आश्रम का, अगर तुम इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दोगे। पर जैसे एक खबर पहुंचती है कि पुलिस अपने केस में डटी हुई है, कई लोग आसाराम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जो उसकी टीम से थे। जैसे अमृत प्रजापति जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और उन्होंने आसाराम के लिए 15 साल काम किया। वो कहते हैं कि आसाराम ना इंसुलिन की डोसेज लेते थे, पर उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाए क्यों। पर एक दिन जब वो आसाराम की हेल्थ के चेकअप के लिए गए उनके पास, उनको पता चला कि बेडरूम में इंसुलिन क्यों रखा गया था। इंसुलिन लिया जा रहा था आसाराम की फिजिकल स्टैमिना बनाने के लिए, क्योंकि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व था। अब जोधपुर पुलिस फाइनली 6000 पेजेस की चार्जशीट सबमिट करती है 2013 के रेप केस में, और ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। पर आसाराम के लॉयर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि वो लड़की माइनर नहीं है बल्कि एक अडल्ट है। इससे वो 2 चीजें हासिल करना चाहते हैं कि पॉक्सो के चार्जेस आसाराम पर लगे ना, जिससे उसको उम्र कैद ना हो, और एक बार पॉक्सो एक्ट ड्रॉप हो गई तो उसको बेल मिलना भी आसान हो जाएगा। आसाराम के फॉलोअर्स एक ऐसे स्कूल में जाते हैं जिसको चला रहे हैं कंट्रोवर्शियल बाबा चिन्मयानंद, जो आसाराम के सपोर्टर है। जब विक्टिम बहुत छोटी थी तब उन्होंने ये स्कूल अटेंड किया था, और आसाराम के फॉलोअर्स यही चाहते हैं कि वो स्कूल के प्रिंसिपल पर इतना दबाव डाले कि वो एक फेक सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं, और ऐसा ही होता है। फरवरी 2014 में आसाराम के लॉयर्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं ये दिखाने के लिए कि लड़की एक माइनर नहीं है, पर कोर्ट इस चीज को रिजेक्ट कर देता है। जबकि जोधपुर पुलिस विक्टिम की ऑफिशियल 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट लाती है ये प्रूव करने के लिए कि वो एक माइनर है। और अभी तो कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। आसाराम के फॉलोअर्स पूरी कोशिश करते हैं कि ये केस आगे बढ़ ही ना पाए। अगले 2 साल के दौरान 7 विटनेसेस पर अटैक करे जाते हैं, जिनमें से 3 की मौत हो जाती है और 1 गायब हो जाता है। जैसे फरवरी 2014 में आसाराम के एक वीडियोग्राफर को कई अटैकर्स घायल कर देते हैं। एक तीसरे विटनेस पर एसिड फेंक दिया जाता है,
पुलिस को तो ये भी खबर मिलती है कि एक साजिश रची जा रही थी जहाँ जोधपुर पुलिस की एक गाड़ी में बॉम्ब डाल दिया जाएगा। आप इमेजिन करो। पर इन सारी चीजों के बावजूद कोर्ट और पुलिस अपना कर्तव्य निभाती है और वर्डिक्ट डिलीवर होता है। This self-proclaimed godman has been given life imprisonment by a court in Rajasthan's Jodhpur. 25 अप्रैल 2018 को आसाराम बापू को उम्र कैद मिलती है एक 16 साल की लड़की का करने के लिए। 5 साल बाद उसको एक और उम्र कैद मिलती है एक दूसरे केस में, जो हमें दिखाता है कि अगर हमारी सरकार और कानून चाहे तो एक पावरफुल और घिनौने आदमी को सबक सिखाया जा सकता है। और मेरा प्रोडक्टिविटी का शो सीखो ऐप पर चेकआउट करना मत भूलना। पहला एपिसोड जो फोकस पर है वो एक्चुअली लाइव हो चुका है, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का। सी यू देयर।